Well then, hello everybody, welcome back to the channel. My name is Chirag Jain, as you must know, and in today's video we're going to be talking about what is an SME and how do SME IPOs get taken place. So first of all guys, आप लोगों ने सुना ही होगा MSME के बारे में, राइट? MSME क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? अब माइक्रो एंटरप्राइज तो चलो बहुत छोटी होती है। अब सरकार ने क्या किया, मोर रियलिस्टिकली देखा जाए, एन एस सी बी एस सी एन सेबी ने क्या किया कि कहा कि यार छोटी कंपनीज जो होती है, जो स्मॉल कैप से भी छोटी होती है ना, स्मॉल कैप हमारी मार्केट का एक सबसे छोटा कैप होता है, इसके अंदर सबसे छोटी कंपनीज आती है, पर जो इससे भी छोटी होती है ना उनको एस एम ई कैटेगरी कहते हैं। इसका स्मॉल और उसका स्मॉल अलग होता है, ठीक है? तो एस एम ई की फुल फॉर्म है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एम एस एम ई से ही बनी है ये, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का माइक्रो गायब हो गया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रह गया, ठीक है? तो एस एम ई कैटेगरी के आई पी ओज रिलीज़ कर दिए जाते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है अभी के रेंज में शेल्टर फार्मा लिमिटेड। 42 रुपीज़ का IPO था, इसका प्राइस बैंड 42 से 42 का ही था, मतलब 42 रुपीज़ का ही ये लिस्ट होना था। अब ऐसे में IPOs को थोड़ी सी इस रेंज में खुली छूट मिल जाती है कि आप जो रेंज डिसाइड करना चाहो, मतलब अगर एक ही प्राइस सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अभी आपको बहुत इन डेप्थ बताऊँगा, बट होता क्या है और क्या क्या थ्रेशोल्ड वगैरह है ये सब आपको बता देंगे, ठीक है? अब मेजरली ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज बिजनेस में होते हैं मेजरली, ठीक है? पर इनकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से होती है। स्मॉल एंटरप्राइज 1 से 10 करोड़ की रेंज में, और मीडियम एंटरप्राइज जनरली 50 करोड़ से ऊपर की नहीं होती हैं। अब टर्नओवर इनकी होनी चाहिए मिनिमम 5 करोड़, ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइज की, और मीडियम एंटरप्राइज की नथिंग मोर देन 250 करोड़, मतलब 50 करोड़ से तो ऊपर हो, बट नथिंग मोर देन 250 करोड़। अब इसमें एक बीच का लूप होल भी निकल के आता है जो अभी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा, कि मीडियम एंटरप्राइज अगर सिर्फ 11 करोड़ की है और वो सिर्फ आई थिंक लेट्स से 50 करोड़ से भी कम का बिजनेस कर रही है, तो वो भी मीडियम कैटेगरी की IPO लॉन्च कर सकती है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर बता रखा है बेनिफिट्स वगैरह, पर ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। मैं आपको SME IPO की इंट्रोडक्शन में लेकर चलता हूँ, और SME होता क्या है यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन पे चलता है सबसे पहले, ठीक है? यहाँ पे आपको सेम चीज़ मिल रही है, नॉट मोर देन 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़। अब ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ आपने देख ही लिया होगा, 1 to 10 करोड़, एंड ये थोड़ी रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन थी। अब इन्होंने हल्की सी यहाँ पे वेग दी है, बट दिस इज नो गाइस व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है? दिस इज नॉट रॉन्ग, यू कैन गो बाय दीज नंबर्स एज वेल। नाउ मूविंग बिलो, आपको ये पता चलेगा कि ये इनिशिएटिव लिया गया था to raise funds and to help companies get funds more easily from the IPO range or from the general public. क्राउड फंडिंग आपको पता ही होगा हमारी कंट्री में इलीगल है, सो ये एक लीगलाइज मैनर निकाला गया जिसके अंदर स्ट्रिंजेंट चेकिंग की जाए कंपनीज की, ताकि स्ट्रिंजेंट चेकिंग के बाद कंपनीज को पैसा मिल सके ईजिली। अब इससे क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, राइट? क्योंकि स्ट्रिंजेंट चेकिंग हुई है। अब मार्केट प्रेजेंस भी बढ़ जाती है, राइट? क्योंकि यार ऑब्वियसली आपका नाम बन रहा है, आप IPO निकालते हो, ओ माय गॉड, लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं इस बात से। लॉन्ग टर्म फाउंडेशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है, मतलब आप SME से स्मॉल कैप बन सकते हो, स्मॉल कैप के बाद मीडियम कैप, और मीडियम कैप के बाद लार्ज कैप। ये एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है? रियलिस्टिकली ऐसा बहुत कम कंपनीज कर पाती हैं। अब मेरे पास ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कोई एग्जाम्पल भी नहीं है आपको देने को, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, दिस इज़ अ वेरी रेयर केस सिनारियो कि आपको कोई एक कंपनी भी स्मॉल कैप बनी हुई दिखे, ठीक है? अब ऐसे में IPO का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मैंने आपको बताया। अब यही सब बारे बता रखे हैं कि आपको अगर आपको पॉज करके पढ़ना है पढ़ सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लिंक से पढ़ोगे दैट्स वे बेटर पॉज करने के पढ़ने से अच्छा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि इनको ये सब प्रोसेस करने में 3 से 4 महीने लगते हैं, यही एक मेजर हाईलाइट थी इस चीज़ की, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट्स, फ्रेश इशू मिल रहा है या ऑफर फॉर सेल, ये दोनों चीज़ों की केस में ये SME IPOs रेज हो सकते हैं, ठीक है? अब एग्जिस्टिंग प्रमोटर या इन्वेस्टर जो भी है वो ला सकता है फ्रेश इशू या ऑफर फॉर सेल। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में फ़र्क क्या होता है, ठीक है? ऑफर फॉर सेल में आपको कोई बंदा माल बेचता हुआ मिलेगा, एंड फ्रेश इशू के अंदर न्यू इशू होते हैं शेयर्स, मतलब कंपनी 100% शेयर्स के अलावा कुछ शेयर्स इशू करती है। मतलब समझ लो अभी तक 5 लाख शेयर थे, अब 5,50,000 शेयर हो जाएंगे, और वो 50,000 शेयर किसके हाथ में होंगे? जनरल पब्लिक के हाथ में। ऑफर फॉर सेल के अंदर ये एक जनरल IPO की कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रेश इशू हर IPO में नहीं होता है,
ऑफर फॉर सेल हर आईपीओ में नहीं होता है, ये एक जनरल आईपीओ कैरेक्टरिस्टिक है। ये सिर्फ एसएमई में वैलिड नहीं होती, आईपीओ के एक जनरल वे में ही वैलिड होती है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया 5 लाख शेयर थे, कंपनी 50,000 नए शेयर इशू करेगी और वो पब्लिक में बांट देगी। तो कंपनी के टोटल शेयर कितने हो गए? 5,50,000। तो इनडायरेक्टली बाय इशूइंग न्यू शेयर्स दे आर रिड्यूसिंग देयर ओन कैपिटल, देयर ओन शेयर इन द कंपनी, रादर दैन उसी 100% में से डायरेक्ट 10% दे देना। मतलब 5 लाख शेयर थे तो मान लो 50,000 शेयर उन्होंने दे दिए, मतलब 4,50,000 कंपनी के पास रह गए। उन्होंने इस केस में क्या किया? 5 लाख शेयर अपने पास ही रखे और 50,000 नए इशू करके दे दिए। दिस इज़ ऑल्सो गुड एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये चीज़ें चलती हैं। अब इनके पीछे की क्या लॉजिक होते हैं ये आपको मैं इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगी, आप उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ समझा दी मैंने। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होती है जैसे मैं आई की? देखो, एक तो इंटरेस्ट फ्री कैपिटल मिल रही है। ठीक है, वैल्यूएशन इंप्रूव हो जाती है, एक्सपेंशन, ग्रोथ। अब ये सब देखो, ये सब चीज़ तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको एक सिंपल सिंपल लॉजिक बताता हूँ जो मेन मेन एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एंट्री एग्जिट आसान बन गया, कोई बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में। सेकंड, लिक्विडेशन मिल गई, डेट से डर जो था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, विजिबिलिटी मिल रही है, इमेज बिल्डिंग मिल रही है, ये सब पॉइंट्स जो भी चार आपको सिर्फ देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, कोई इन्वेस्टर जो उस कंपनी में इन्वेस्ट अभी तक नहीं कर पा था बिकॉज ऑफ बिग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो अब इन्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है, सिक्स्थ, जो मेन मेरे को नज़र आती है, फ्री मार्केटिंग मिलती है गाइस। आईपीओ के बारे में हर न्यूज़ चैनल कोई बंदा प्रमोट करता है। ठीक है, फ्री मार्केटिंग मिल जाती है। सेवन्थ, जो आपको मेन मेन चीज़ें, मैंने बस मेन मेन बता रहा हूँ। सेवन, जो आपको मेन मेन चीज़ मिलती है दैट इज़ एक बहुत बड़ा पुश। आप पब्लिक में जाके बता सकते हो कि मतलब एक इससे टोरा हो जाता है। अब टोरा में आपको समझाऊँ लाइक फ्री, यू नो, क्लास चेंज हो गई। मतलब अगर आप मिडिल क्लास थे तो अब आप हायर एलीट क्लास में आ गए हो। आईपीओ निकालना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क है, बहुत कनेक्शंस चाहिए। मतलब ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी अभी भी है, दिस इज़ नॉट लाइक ब्यूरोक्रेसी चले गई है, बट ब्यूरोक्रेसी मिडिल क्लास भी कर लेती है, ब्यूरोक्रेसी हायर क्लास भी कर लेती है। बट आईपीओ निकालने के लिए यू नीड सम स्टैंडर्ड इन योर कंपनी एज वेल, योर बिजनेस एज वेल। यू नीड टू हैव सम प्रॉफिट एंड सम स्किन इन द गेम, इसके बगैर आप आईपीओ नहीं निकाल सकते। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक मेन की फैक्टर होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है और कंपनी के जो ओनर है उसको मिलता है, दैट इज़ कि आईपीओ निकालने की वजह से दे हैव अ फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अब जनरल पब्लिक के हाथ में है। एंड आईपीओ में फुल लॉट जो होता है शेयर्स का इकट्ठे बिकता है। लाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको एक शेल्टर फार्मा का एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.26 लाख, राइट? तो 1.26 लाख के शेयर इकट्ठे बिकेंगे। आपको एट द सेम टाइम 42 रुपीज़ के शेयर का खरीदना चाहे तो 42 रुपीज़ का बायर एंड सेलर मिल सकता है, राइट? ईजिली एक शेयर के लिए नहीं मिलेगा जी इस मार्केट में। क्यों? आपको एक बार में पूरा लॉट उठाना पड़ेगा, 3,000 शेयर का। 3,000 शेयर ही खरीद सकते हो, 3,000 शेयर ही बेच सकते हो, ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है। इससे एक अच्छा फैक्टर भी है, नेगेटिव फैक्टर भी है। वॉलेटिलिटी नहीं मिलती इज़ अ नेगेटिव फैक्टर फॉर सम, वॉलेटिलिटी नहीं मिलती मे बी अ गुड फैक्टर फॉर सम। ओके, तो दो ही टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं गाइस, एक रिस्क एवर्स और एक रिस्की ट्रेडर्स। ठीक है, रिस्क एवर्स मतलब जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, रिस्की ट्रेडर्स मतलब जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इजी माइग्रेशन टू मेन बोर्ड। अब ये गाइस, ये देखो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब जिसके पास अच्छा खासा स्टेक है वही कर सकता है, बट ठीक है उन्होंने डाल दिया, ओके। अब इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। कॉस्ट तो देखो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, समझ लो, कैसे समझाऊँ आपको, 2-3 लाख तो लग जाता है कंपनी का एक ऐसी में आईपीओ निकालने में। ठीक है, थोड़ा पैसा तो लगता है, 2-3 लाख तो मतलब अभी आपको ऑन टेबल एक्सपेंसेस दिखा रहा हूँ, अंडर टेबल एक्सपेंसेस आपको नहीं पता चलेंगे। एक्सपोजर टू सेंसिटिव डेटा, अब यार देखो कंपनी को हर चीज़ पब्लिक करनी पड़ती है तो अच्छी बात नहीं है ना, प्राइवेट लिमिटेड में कोई दिक्कत नहीं थी। लॉस ऑफ वैल्यूएशन, हाँ देखो कभी वैल्यूएशन बढ़ जाए कभी वैल्यूएशन डिक्रीज़ हो जाए तो मार्केट सेंटिमेंट की वजह से आपका दिमाग ख़राब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर का स्ट्रेस भी कहा जाता है आपके सर पे, कंपनी के प्रमोटर के। एक्सटर्नल फैक्टर्स, पुअर परफॉर्मेंस, यार कोई इंडस्ट्री गिर गई तो पुअर परफॉर्मेंस आपकी दिखेगी कंपनी की, बट कोई ये हर नया इन्वेस्टर नहीं दिमाग में लगाता कि यार एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना। अब आईपीओ विड्रॉल भी हो सकता है लास्ट मिनट, इसके बहुत रीजन हो सकते हैं। डिस्प्यूट हो जाए, लैक ऑफ अग्रीमेंट हो जाए, लैक ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ की इन्फॉर्मेशन, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अब DRHP क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। DRHP क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको यहाँ खोल के दिखाता हूँ। ड्राफ्ट, ओके। तो ओके, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, हम भी कर देते हैं। ड्राफ्ट इज़ वेरी वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। अब हायरिंग फंड मैनेजर स्टेबलाइज द प्राइस आफ्टर लिस्टिंग। अब देखो, फंड मैनेजर्स को अगर आप बाद में हायर करते हो तो एक बहुत बड़ा इशू होता है। अब ये स्टेबलाइज करने के लिए फंड मैनेजर्स को हायर करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, ताकि अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स फंड्स बेचे तो कोई प्रॉफिट लॉस के चक्कर में कि मैसिव सेलिंग ना आ जाए और सब कुछ ना गिर जाए, तो फंड मैनेजर इसलिए असाइन किया जाता है ताकि वो कंपनी के एक शेयर प्राइस स्टैग्नेंट रखे। ठीक है, मैसिव सेलिंग या मैसिव ऊपर जाने से बचा लें। ठीक है, बियॉन्ड दिस इनका कोई रोल नहीं होता, बट इनको बहुत लिमिटेड बट एडिशनल कॉस्ट पे हायर किया जाता है। अब ये सब आपको मेन लाइन आईपीओ से डिफरेंस मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ये डिफरेंसेस होते हैं। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, ये गाइस थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये हर बंदे को समझ नहीं आएगी, ना ही मैं समझाना चाहूँगा। अब ये सब चीज़ें आप लोगों के समझने की मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चल जाता है, इसमें फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, रिजर्व्स, नेटवर्थ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हर एक बंदे के समझने की चीज़ नहीं है, ऑनेस्टली आपको चीज़ बताऊँ। हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जहाँ पे आपको मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम की भी होंगी। अब NSE का SME IPO, ठीक है, NSE में जो SME IPO जहाँ लिस्ट होता है दैट्स ऑन NSE एमर्ज। जैसे हमारा निफ्टी 50 है ना, और NSE पे लिस्ट होता है वो। अब NSE की ही एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसको कहते हैं NSE एमर्ज। वहाँ पे ये SME कैटेगरी के IPO ट्रेड होते हैं। अब ये सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, ये एक चीज़ मेन है। ट्रैक रिकॉर्ड 2 से 3 साल का मेन होना चाहिए। और पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़। गेट दैट? पोस्ट इशू मतलब इशू होने के बाद, IPO मिल जाने के बाद भी पेड अप कैपिटल जो है किसी भी कंपनी की 25 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंडेटरी थी। ये सब चीज़ अगर आपको अपना कभी IPO लॉन्च करना हो तो पढ़ लेना गाइज। NCLT बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल कंप्यूटर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ये बिफर, ये बिफर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज। अब इसको बोलते क्या थे, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बट इसका अब एक्चुअल फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड। पहले इसको कहते थे बिफर, बिफर की फुल फॉर्म बोर्ड से शुरू होती थी, बट अब इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दीज स्टूपिड थिंग्स आर डन बाय आवर गवर्नमेंट, बट इट्स ओके, देयर मस्ट बी सम गुड रीजनिंग बिहाइंड डूइंग सच थिंग। तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी SME प्लेटफॉर्म है, उसको BSE SME कहते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ मेजर चीज़ें नहीं हैं, आप उनको पढ़ोगे आप समझ जाओगे। कंपनी चाहे दोनों पे लिस्ट हो सकती है, कंपनी चाहे एक पे लिस्ट हो सकती है, जहाँ उनका मन करे वहाँ लिस्ट हो सकती है। अब ये है SME IPO का प्रोसेस। ड्यू डिलिजेंस होती है 6 से 10 हफ्ते, बोर्ड अप्रूवल ये सब मिलता है, फाइलिंग एंड रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है, इशू प्रोग्राम होता है। तो आप समझ ही रहे हो, कम से कम 3 महीने से तो लग ही जाते हैं इसको फिनिश करने में। ठीक है, अब 3 महीने भी एक गाइस एक मिनिमम कैटेगरी है। कई लोगों को 4 हफ्ते लग जाते हैं, कई लोगों को 4 महीने लग जाते हैं, कई को 5 महीने का। ये मतलब अगर आप एक ऐसे IPO लॉन्च कर रहे हो अपने टाइम पीरियड में 6 महीने लेके चलो, जिसके अंदर आपकी कंपनी की स्ट्रिंजेंट चेकिंग भी होगी बाय वेरियस पीपल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्सेस प्रेशर भी झेलना पड़ेगा ताकि आपका IPO निकल सके पब्लिक में। अब इस पर प्लानिंग, प्रेपरेशन, अप्रूवल प्रोसेस, ये सब आप अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस नॉर्मल पीपल, बट जिनको लॉन्च करना हो उनके लिए एक नेसेसरी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाता है ये आप लोगों के लिए कुछ लेन देना नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। ये इंटरमीडिएट्स आपको पता होनी चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर जस्ट फॉर नोइंग पर्पसेस। और रेडिंग प्रॉस्पेक्टस अगर आप पढ़ते हैं किसी कंपनी का तो आपको पता चलेगा जिसमें क्या होता है। सब आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें नीचे जाके। मैं इसको भी यहाँ पे डिक्टेट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज अगेन
टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है एक वीडियो में। ऐसे में आईपीओ का एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस भी उन्हीं लोगों के लिए गाइस जिनको आईपीओ लॉन्च करना हो। दिस अगेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही रहा हूँ, जिसको पढ़ना हो पढ़ना है ना, अगर आईपीओ लॉन्च करने का सोच रहे हो। अब कंप्लायंसेस भी होती हैं गाइस, इतने ही क्वार्टर में इनको ये देना पड़ता है, फाइलिंग करनी पड़ती है, इनके लिए कंपलसरी होता है कि इनको इतने दिन में देना ही पड़ेगा अपनी एनुअल रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट वगैरह। तो इनके लिए ये एक आपको फ़ायदा मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे में आई आते कैसे। गाइस आप स्टॉक ज़ीरोधा, आप कोई ब्रोकर हो आपको मिल जाएगा। ग्रो पे पर्सनली मुझे ये आई नहीं मिले, आई डोंट नो व्हाई, बट ग्रो पे मुझे ये आई मिल दिखे नहीं। फॉर व्हाट रीज़न मुझे उनकी वेबसाइट पे भी नहीं मिला, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न दे डोंट प्रमोट ऐसे भी आई न्यूज़। सो दैट्स ओके, आई डोंट नो, बट इट शुड बी अलाउड दो। अब इनके पास मैंने आपको जैसे बोला कि प्राइस बैंड फिक्स करने का एक रेशो मिल जाता है, 42 मतलब 42। वैसा नहीं है कि हर आईपीओ में यही मिलेगा, कई में 42 से 45 भी मिल सकता है, बट गाइस इनको ये अलाउंस है कि ये कर सकते हैं। ठीक है, 16 करोड़ का इशू साइज है। देखो भाई 16 करोड़ आप लोगों के लिए आई डोंट नो बड़ी चीज़ होती है नहीं होती, बट फिर इवन पीपल लाइक मी इट्स अ बिग थिंग राइट नाउ। ठीक है, तो 16 करोड़ का आईपीओ किसी को डायरेक्ट हैंड हैंड कंपनी के लिए मिल जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड उनको प्रूव करना होता है कि 16 करोड़ का करेंगे क्या पहले तो, राइट। लेके भाग तो नहीं जाएंगे। आज की डेट में लेके भागना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क गाइस। ऑल्दो हाँ, विजय माल्या केस एंड अदर केसेस ने हमारे को बना दिखा सकता है कि इतने पैसे लेके भी भागना इज़ अ वेरी इजी टास्क, बट आई डोंट प्रमोट दिस कल्चर। ना ही आपको ये सब करना चाहिए। कैसे 16 करोड़ में आपको मिलता ही क्या है बाहर जाके, राइट। इंडिया के अंदर भी क्या ही मिल जाएगा 16 करोड़ में, तो आपको बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मिल जाएगी। यस यू कैन गेट बाय गुड होम, यू कैन गेट गुड कार्स, बट ओवरऑल आपकी फुल लाइफ स्टाइल 16 करोड़ में नहीं मैनेज हो सकती। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 6 करोड़ पे आप एट मैक्स, इफ़ यू रियलाइज इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड, यू कैन लिव एट मैक्स 15 years, दैट्स इट। 15 years रियलिस्टिकली समझाता हूँ। अगर आप पैसा भाग के ले भी जाते हो, 10 करोड़ का आलीशान बंगला तो लोगे ही, मतलब 5 करोड़ का घर, 5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन, अच्छा सा फर्नीचर, रेनोवेशन वेनोवेशन के लिए 1 करोड़ और साइड कर दो, और 1 करोड़ और साइड कर लो गाड़ियों वाड़ियों के लिए, राइट। 50-50 लाख की एटलीस्ट कार्स तो लोगे ही अगर पैसा लेके भागते हो। तो भागने के बाद भी आपके पास कितने करोड़ बच रहे हैं? 4 करोड़। 4 करोड़ में आपके 15 साल आराम से कट जाएंगे, आराम से। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब काट कूट के। बट फॉर 15 years आर यू विलिंगली गोइंग टू टेक दिस रिस्क, जिसमें आपको जेल टर्म भी होगी, जेल टर्म के अलावा आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, पनिशमेंट के अलावा आपको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को, आपकी पब्लिक रेपुटेशन इज गोइंग टू गेट ज़ीरो। विजय माल्या की आज इज्जत क्या है? इफ ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ एनी बडी दे विल स्पिट ऑन हिज फेस, को रिस्पेक्ट बचेगी? दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग टू प्रमोट दैट गाइस, स्कैम्स करके फ़ायदा नहीं है। दर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग एनी स्कैम। मत करो ये स्कैम। आपको अभी भी वही चीज़ ग्लोई लग रही होगी कि 15 साल, हो माई गॉड, बट गाइस वो 15 साल आपको जीने ही नहीं दिया जाएगा। आप ये नहीं समझे? जेल, पकड़े जाओगे, पेनल्टी, शेयर होल्डर ट्रस्ट लॉस, पब्लिक रेपुटेशन डेड, कोई फैमिली मेम्बर आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इतनी प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि आप यू जस्ट कैन फील लाइक लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डाई, इट्स बेटर। ऐसे थॉट्स आएंगे। सो व्हाई डू दिस? डोंट डू स्कैम्स गाइस, डोंट डू स्कैम्स। मैं सिर्फ आपको यहाँ समझाने आया हूँ कि हो क्या रहा है, और मैं आपको एक प्रॉपर आइडियोलॉजी भी दिखाता हूँ कि आप किस दिमाग से आपका हाँ हाँ चोरी का दिमाग चला लिया कहीं हमने। नहीं चलता भाई, नहीं हो सकता, रियलिटी में नहीं होता है सब। तो रियलिटी में जीना सीखो, ठीक है। 10 से 14 अगस्त तक थी इसकी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपने देख ली, लॉट साइज़ आपने देख ही लिए हैं, इशू साइज़ मैंने आपको बता ही दिया इतने अच्छे एग्जाम्पल से। तो बिडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ तक हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ भी समझाता हूँ। कभी कभार कि कंपनीज फुल्ली अलॉट नहीं हो पाती, मतलब इन्होंने 16 करोड़ का आईपीओ निकाला है, तो एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, राइट। मैं आपको 90% सब्सक्रिप्शन समझाऊंगा क्या होता है। 16 करोड़, नहीं सॉरी, 1603, अब यहाँ लगाते हैं, ये है आपका नंबर एग्जैक्ट, राइट। इसका 90% सब्सक्राइब होना नेसेसरी है, ठीक है। तो 14 करोड़ 42 lakhs and 70,000
इट्स नेसेसरी टू बी सब्सक्राइब। अगर इतना सब्सक्राइब नहीं हुआ इशू साइज में से तो ये आईपीओ नहीं निकलेगा मार्केट में, और इनकी जितनी फीस इन्होंने भरती सब बर्बाद। मैनेजमेंट फीस, तो जितनी अनाप शनाप फीस भरी थी सब बकवास, और आपके पैसे भी रिफंड होकर मिल जाएंगे आपको 21 अगस्त को। ऑल दो इस कंपनी के केस में आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, लिस्ट भी होगा। और कंपनी हमेशा आईपीओ तभी निकालती है जब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखता है मार्केट में कि हाँ यार हमारा स्टैंड इतना बढ़ गया है कि अगर हम आईपीओ निकालेंगे तो हमारा को आईपीओ ले लेगा, राइट। तो एक मेजर फैक्टर होता है जिस वजह से लोग कंपनीज का आईपीओ निकलता है और आईपीओ ले ले जाते हैं। अब 4 दिन, किसी केस में 5 दिन, किसी केस में 3 दिन, ये डिपेंड करता है फॉर कंपनी टू कंपनी, एंड डिपेंड करता है फॉर छुट्टियाँ, नंबर ऑफ छुट्टियाँ कितनी है बीच में। सो जनरली ऐसे में आईपीएस वाले ढूंढते हैं ऐसे डेट्स फॉर लिस्टिंग या सॉरी बिडिंग की छुट्टी मिल जाए बीच में, ताकि कोई लोग जो अप्लाई नहीं कर पाए ना वो भी एक बार रीथिंक करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर इनकी लिस्टिंग हो जाती है। समझा ही था मैंने आपको, एन एस सी एमर्ज एंड बी एस सी एस एम ई के पोर्टल पे लिस्ट होते हैं। अब ये पर्टिकुलर आई पी ओ कहाँ लिस्ट हुआ है, बी एस सी एम एस सी पे, एस एम एम एस सी क्यों बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, बी एस सी एस एम ई पे, आई थिंक बी एस सी और फिर एम एस सी साउंडेड बेटर सो आई जस्ट स्पोक इट हो जाता है कभी कभी। तो बी एस सी एस एम ई पे लिस्ट हो रहा है, एंड यही सब थी इस आई पी ओ की डिटेल्स। आपको रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है अक्सर, और रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट भी इनका सेम ही होता है, बाकी कंपनीज की तरह कुछ खास डिफरेंट नहीं होता है। मैंने पढ़ा है खासकर इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस, रंग इन्होंने काफ़ी अच्छा चूज़ किया है, लाल, बड़ा आँखों पे दिखता है। अब ये एक फ्रेश इशू आई पी ओ था, बाकी अगर आपको प्रोस्पेक्टस कैसे पढ़ना होता है वो समझना है तो समझा दूँगा कभी एक दिन टाइम लगा के, बट दिस इज़ अ टफ थिंग टू डू इवन फॉर मी। सो एक लाइक तो बनता है गाइस ऐसी वीडियोस के लिए, एंड देन ऐसे में आईपीओस का प्रीमियम भी आपको यहीं से पता चल जाता है। इस आईपीओ का प्रीमियम कुछ खास था नहीं, तो आपके भाई ने सब्सक्राइब किया नहीं इसको। 42 पे 6 मिल रहा है, आई मीन डिसेंट रिटर्न है, 15% तो दे ही रहा है ना। नहीं 15% तो नहीं है, अगर कायदे से देखा जाए 15% तो नहीं, क्या वो दे भी रहा होगा किसी को यार, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 42 का आईपीओ है, ठीक है, 42 का 15% कितना होता है, हाँ यार दे तो रहा है, ऑलमोस्ट 15% दे रहा है, 6 रुपये। ओके, यहाँ दे ही रखा था यार 14%, हमने यहाँ भी कैलकुलेशन की ठीक है कोई बात नहीं, बट बढ़िया है। आईपीओ मैंने तो नहीं लिया, आपने अगर लिया तो खुश रहो यार, बट बिकना बहुत टफ होता है। और अब एक फाइनल वर्डिक्ट के टुवर्ड्स आता हूँ कि मैं क्यों ऐसे में आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ, और क्यों आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। गाइस जीएमपी बहुत बढ़िया है तो भी अप्लाई मत करो, जीएमपी बहुत कम है तो भी अप्लाई मत करो, डिस्काउंट पे चल रहा तो बिल्कुल ही मत करना, पता ही होता है क्यों नहीं करते। एंड गाइस आईपीओ में अप्लाई करना ही क्यों नहीं है एसएमई में, लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। गाइस 1,26,000 का बायर एट द सेम टाइम आपको नहीं मिलेगा जब माल बेचने जाओगे, फंस जाओगे। इस बात को लेट इट सिंक इन योर हेड। फिर से समझाता हूँ, डोंट माइंड, मेरे से पानी गिर गया बट डोंट माइंड दैट। फिर से समझाता हूँ, आप आईपीओ लेने गए, 42 रुपीज़ दिए आपने पर शेयर फॉर 3,000 शेयर्स, ठीक है, आपको मिल गए 1,26,000 की इन्वेस्टमेंट के शेयर्स, ठीक है, मिल गए जी। अब आप बेचने जा रहे हो, आपको एट द सेम टाइम लगता है कि हमारे जैसा कोई मिडिल क्लास का बंदा, तब मैं तो चलो ठीक है थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ गया, बट कोई हमसे मिडिल क्लास का बंदा ले पाएगा एट द सेम टाइम 1,26,000 शेयर? गाइस मैं भी नहीं ले सकता इस टाइम पे, आपको सच बताऊँ, 1,26,000 का शेयर, शेयर एक टाइम पे नहीं करता इतना इन्वेस्ट किसी कंपनी में। डाइवर्सिफाई कर दूंगा बट इतना पैसे एक कंपनी में तो नहीं डालूंगा, अनलेस एंड अनटिल देयर सम श्योर शॉर्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और श्योर शॉर्ट थिंग या तो मेरी टेक्निकल बता रहे हो, या मेरे को कोई न्यूज़ ऐसी दिख रही हो, या मेरी कुछ प्रोजेक्शंस ऐसी हों, तो समझ लो ये बात, ऐसी कंपनीज में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये पता नहीं कैसे हो गया, हाँ, तो इसलिए मैं इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि इन कंपनीज में अप्लाई करो, ठीक है। तो यही था मेरा टेक ऑन एस एम ई आई पी ओज़। अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो रहा हो एस एम ई आई पी ओज़ में अप्लाई करने का तो प्लीज़ मुझे भी बता देना किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो आप लोग,
हो सकता है कि आप मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दो। बाकी मैं जितने भी यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो मेरे नेटवर्क में हैं, उन्होंने भी मुझे यही समझाया कि ऐसे में आई व्यूज़ आर नो गुड। सो पर्सनली मैं भी नहीं करूँगा। बाकी का इस प्राइस एक्शन के ऊपर एक बहुत बढ़िया सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है, तो चैनल को अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आई डोंट थिंक मेरे अलावा और कोई वीडियो बना रहा होगा। तो प्लीज़, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दिस डिसीजन ऑफ माइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट भी कर देना अगर कुछ पसंद आया हो या पसंद नहीं भी आया हो तो, ठीक है। इसके अलावा गाइस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि अभी मेरी वीडियोस की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, मैं कुछ ग्राफिक्स हवा में उड़ा उड़ा के नहीं डाल पा रहा, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैं भी एक बिगिनिंग यूट्यूबर हूँ, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे सीखूँगा, डेफिनेटली आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगा और बना बना के डालूँगा वो ग्राफिक्स जिनसे तकरीबन लोगों को मैंने देखा उनकी वीडियोस चलती हैं। तो वो ग्राफिक्स वगैरह आएंगे, करेंगे आपके पास भी, बहुत टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। मेरा मेन मोटिव है बिना किसी नोक झोंक के और बिना किसी झल कपट के नॉलेज शेयर करना, और मैं नॉलेज शेयर कर देता हूँ बहुत अच्छी। तो दैट्स माई मेन गोल। आई होप वो गोल फुलफिल हो रहा पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो वैसे कमेंट करके बता देना। आई ट्राई, 1 1.5 साल ट्राई करूँगा यूट्यूब पे, देखते हैं फिर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।